जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ते होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जीव विज्ञान का पहला क्लास को किया था, जिसमें हमने स्वपोषी पोषण को किया था, जिसमें हमने रंध्र को समझा था। तो ठीक आज के क्लास में अपने क्लास आज का जो हमारा क्लास है, उसमें हम विषम पोषी पोषण, जिसे हम परपोषी पोषण कहते हैं, जिसे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, उसे समझने का आज के क्लास में हम प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं पिछला क्लास को आपने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा और एक एक चीज को जाना होगा। और ठीक आज के क्लास में आपको बता दूं कि आज का क्लास हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम एक एक चीज को समझेंगे, पाचन तंत्र को समझेंगे, एमीबा के पोषण को समझेंगे और विषम पोषी पोषण के कुछ कुछ जो प्रकार हैं उसको समझने का आज के क्लास में हम प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो जाके अभी भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पहला क्लास है जीव विज्ञान का, उसे देखें और तभी इस क्लास में आए, अन्यथा इस क्लास को ना देखें, क्योंकि आपको ये क्लास नहीं समझ में आएगा जब तक आप पिछले क्लास को नहीं समझिएगा। क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है, क्योंकि स्वपोषी पोषण को ही समझने के बाद विषम पोषी पोषण समझ में आएगा और विषम पोषी को समझने के बाद ही आपको पाचन तंत्र समझ में आएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं और श्री राम का नाम लेके आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल, और सवाल क्या, सबसे पहला टॉपिक ही है हमारा विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, जिसे कुछ बालक कहते हैं परपोषी पोषण, तो कुछ कोई बोलेंगे कि आप विषम पोषी गलत लिखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बालक, विषम पोषी पोषण को ही परपोषी पोषण कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। और विषम पोषी को ही परपोषी, परपोषी को ही विषम पोषी, और इसी को अंग्रेजी में हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ आपका। अब अगर हम बात करें विषम पोषी की, तो जैसा कि स्वपोषी में हमने पढ़ा था कि स्वपोषी पोषण क्या हमें कहता है। स्वपोषी पोषण हमें यह कहता है कि जो अपना खाना, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो स्वपोषी पोषण होता है। मतलब भोजन की वह अवस्था या पौधा का या कोई भी जो अपना खाना स्वयं बनाता हो वो क्या कहते हैं, वह स्वपोषी पोषण कहते हैं। लेकिन ठीक आज के क्लास में अगर हम डिस्कस करें तो आज का क्लास हमारा विषम पोषी पोषण का है। तो विषम पोषी पोषण क्या कहता है, जो अपना खाना स्वयं ना बनाता हो उसे हम विषम पोषी पोषण करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था और हमने इसका क्या कहते हैं, हमने इसका नोट्स भी लिखवा दिया था आपको कि विषम पोषी पोषण क्या होता है, ठीक है, जो कि आपको एक डिवाइड करके आपको बताया था। अगर नहीं देखे हैं तो जाके पहला क्लास को आप देखने का प्रयास करें। मतलब विषम पोषी पोषण जो अपना खाना स्वयं ना बनाता हो विषम पोषी पोषण कहलाता है। और इसमें भी 3 प्रकार का होता है। विषम पोषी पोषण जो अपना खाना खुद नहीं बनाता तो बनाता भैया आखिर कैसे करता, आखिर कैसे खाना। जैसे कि हम लोग की अगर बात करें तो हम लोग दूसरे चीजों पर डिपेंडेंट है खाने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें जो शाकाहारी है, जो मांसाहारी और जो दोनों खाता है, मांसाहारी जो मांस के ऊपर डिपेंड है, जो शाकाहारी है जो घास फूस वगैरह खाता है, घास फूस इन द सेंस की अगर हम बात करें गेहूं, चावल, सब्जी वगैरह, वो शाकाहारी के श्रेणी में आ जाता है। अगर हम मांसाहारी की श्रेणी की बात करें तो चिकन वगैरह, मटन वगैरह, ये सब किस में आ जाता है, ये मांसाहारी की श्रेणी में आ जाता है। और जो दोनों खाता है शाकाहारी मांसाहारी वो दोनों होता है। तो हम लोग के तरह ही बहुत से जीव जंतु हैं जो कि किसी न किसी पर डिपेंडेंट है, उसे ही हम विषम पोषी पोषण करते हैं। जैसे कोई मरे हुए प्राणी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जो गाछ वृक्ष के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, हम लोग भी गाछ वृक्ष के ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग भी मांस के ऊपर डिपेंडेंट। तो हम लोग की तरह बहुत सारा जीव जंतु भी इसी तरीका से किसी न किसी पर निर्भर है। और ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो विषम पोषी के आधार पर इसे 3 भाग में विषम पोषी को बांटा गया है। वही आधार होने पर, किसी न किसी के डिपेंडेंट होने के आधार पर विषम पोषी को 3 भाग में बांटा गया है। अगर हम 3 भाग की आपके सामने परिकल्पना करें तो सबसे पहला भाग प्राणी संपोषण है, दूसरा भाग की अगर हम बात करें तो मृतजीवी पोषण है, और तीसरे भाग की बात करें तो परजीवी परपोषण है। तो एक एक करके हर एक चीज को हम समझेंगे, एक एक चीज को जानेंगे। आओ हम समझते हैं, देखते हैं एक एक चीज को। तो सबसे पहला अगर आपके सामने हम डिस्कस करें तो हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे और सबको बांटते हैं। आप भी अपने अपने कॉपी में एक एक चीज को डाल दीजिएगा। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला मैंने आपको बताया प्राणी संपोषण। क्या बताया मैंने, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण होता है। अगर मैं दूसरे चीज की बात करूं तो दूसरा हमारा मृतजीवी पोषण होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण होता है। और अगर मैं पहला प्राणी संपोषण,
दूसरा मृतजीवी परपोषण, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो परजीवी परपोषण होता है। क्या होता है? परजीवी परपोषण होता है। परजीवी परपोषण, बालक समझना है एक एक चीज को। अगर हम बात करें आपके सामने कि प्राणी संपोषण, मृतजीवी परपोषण, तो प्राणी संपोषण का सबसे पहले अगर हम आपके सामने चर्चा करते हैं तो प्राणी संपोषण को अंग्रेजी में कहते हैं होलोजोइक। क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। एक एक चीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझना है, कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता है। मृतजीवी परपोषण की बात करें तो इसे हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और परजीवी परपोषण की अगर आपके सामने चर्चा करें तो इसको कहते हैं पैरासाइटिक। क्या चीज कहते हैं? पैरासाइटिक कहते हैं। तो आशा करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। एक एक चीज को आसानी से समझना, एक एक चीज को आसानी से जानना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संपोषण। देखिए, प्राणी संपोषण की बात करें तो समझना है एक एक चीज को। देखो, समझो प्राणी संपोषण, जो अपना खाना पूर्ण तरीका से अपने शरीर के अंदर ही पाचन कर लेता है उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे जैसे समझना, जैसे हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा क्या करता है? संपूर्ण अपना भोजन पदार्थ का अंतर ग्रहण करता है, मतलब अंदर ग्रहण करता है, और अंदर ग्रहण करने के बाद उनका पाचन उसका शरीर के अंदर ही होता है। अमीबा की बात करें, हम लोग भी तो प्राणी संपोषण में आ जाते हैं भैया। अरे हाँ रे, हम लोग भी तो खाना अंतर ग्रहण के अपने मुख गुहा के द्वारा खाना को अंदर किए, और मुख गुहा के बाद जैसे ही खाना हमारा अंदर चला गया, मुख गुहा गुहा के बाद खाना अंदर जाने के बाद क्या हुआ बालक? मुख गुहा के बाद खाना अंदर जाने के बाद हमारे शरीर के अंदर ही उसका पाचन हो गया। तो याद रखना कि प्राणी संपोषण में क्या होता है कि संपूर्ण जितना भी भोज्य पदार्थ होता है, संपूर्ण भोज्य पदार्थ, संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण, अंत ग्रहण मतलब अंतःग्रहण, अंतःग्रहण मतलब शरीर के अंदर, और उसका उसका पाचन भी आपके शरीर के अंदर हो, उसका पाचन भी शरीर के अंदर हो, उसका पाचन भी क्या हो? शरीर के अंदर ही हो, शरीर के अंदर ही हो। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। मतलब हम जो चीज खाए, खाने के बाद हम उस चीज को इंटेक किए, अपने अंदर ही उस चीज का पाचन भी किए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने अगर हम बात करें तो उदाहरण में हमारा होता है एमीबा। वाह भैया, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। हाँ, समझ में आएगा, समझते जाना एक एक चीज को, एक एक चीज को करते जाना है, एक एक चीज को समझते जाना है। अब आते हैं बात को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं मृतजीवी परपोषण। तो देखो, मृतजीवी परपोषण में अगर हम बात करें तो ऐसा जीव जंतु, जो भी जीव हमारे सामने नजर आ रहा है, जो सड़ा गला चीज के ऊपर निर्भर रहता है, जैसे तुम लोग, नहीं बात मजाक कर रहे हैं, तुम लोग तो इसमें आ जाता है प्राणी संपोषण में। तुम लोग क्या, मैं भी प्राणी संपोषण में आता हूं, मैं किसी अलग ग्रह से नहीं आया हूं। अगर मैं बात करूं तो मृतजीवी पोषण की अगर सामने बात करूं तो मृतजीवी पोषण क्या है? मृतजीवी पोषण जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है उसे हम मृतजीवी परपोषण करते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अरे ब्रेड खाए हो? हाँ, ब्रेड तो खाए हैं। ब्रेड को छोड़ दो, ब्रेड को कुछ दिन छोड़ दो तो बाहर देखो तो उसके ऊपर फफूंदी या कवक लग जाता है, फंगी जिसको कहते हैं, फंजाई अंग्रेजी में कहते हैं। कुछ बालक फंगी और फंजाई में कंफ्यूजन रहते हैं। फंगी, फंजाई, फंगी, फंजाई, अरे बालक कुछ भी बोलो, कवक बोल दो, सिंपल बात। हिंदी इज बेस्ट, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है। हिंदी है तो हम है, हिंदी है तो हमारा पहचान है, हमारी शान है। तो आइए देखते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण वैसा जीव जंतु जो दूसरों के ऊपर निर्भर कैसे रहता है, जो सड़े गले चीजों और सड़े गले कार्बनिक चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे हम ब्रेड की बात करें, ब्रेड के ऊपर कवक लग जाता है, ब्रेड के ऊपर फफूंदी लग जाता है।
तो ये सब कहाँ है बालक? ये सब वो सब भी जीव है, उसके अंदर भी जान है, उसके अंदर भी जीव है, लेकिन वो सड़े गले चीज पर ही निर्भर होता है। जैसे सड़ गया, बस उसके ऊपर फफूंदी लग गया, उसके ऊपर कबक लग गया, ले जा। तो मृतजीवी पोषण भी, मृतजीवी पोषण की अगर हम बात करें तो उसको क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण की अगर हम बात करें तो मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन जो होता है, मृतजीवी की अगर बात करें तो मृतजीवी अपना भोजन मरे हुए चीजों के शरीर से और जो सड़ गल जाता है उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो अगर मैं आपको इसके मतलब परिभाषा की बात करूं तो मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है। तो ऐसा ही बात सिर्फ नहीं है कि सड़ा गला चीज पे ही डिपेंडेंट है, सड़ा गला चीज पे ही ये निर्भर नहीं रहता। अगर हम बात करें तो ये हमारा किस पर निर्भर करता है बालक? तो ये हमारा जो चीज मर गया, जैसे मान लो कि देखते होगे तुम लोग कि कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, तो कीड़ा मकोड़ा या कोई भी चीज मर गया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आगे चल के बहुत कीड़ा मकोड़ा डिपेंड कर जाता है, या कोई भी चीज मतलब बहुत ऐसा ऐसा चीज आ जाता है तो घिरना पड़ता है देखने में, फफूंदी हो गया, कवक हो गया, कीड़ा मकोड़ा। तो मरे हुए चीज पर जो डिपेंडेंट रहे उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। सिंपल बात, मृतजीवी जो मरे हुए चीजों पर डिपेंडेंट, और या तो कार्बनिक या तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर डिपेंडेंट होता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो ऐसे जीव या जंतु जो मृतजीवी या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता हो। किस पर निर्भर करता हो? सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करता हो। अच्छा भैया, ये तो बहुत बढ़िया चीज बताएं। तो उदाहरण भी एगो दे दीजिए ना भैया, इतना बता दीजिए उदाहरण। उदाहरण में अगर हम बात करें तो कवक हो जाता है। उदाहरण में आप तुम्हारे सामने बात करें तो उदाहरण हमारा क्या हो जाता है? फफूंदी हो जाता है। तो यहां तक आशा करते हैं तुम लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अब चलिए जल्दी से हम लोग परजीवी प्रपोषण की बात करें। तो परजीवी प्रपोषण की बात करें, अगर देखो सबसे पहली बात, परजीवी प्रपोषण की बात करें तो समझते जाना, परजीवी मतलब जो जीवित है और उसके ऊपर है, मतलब क्या? पर और जीवी, जीवी वो वाला है ही नहीं कि भैया हमको 1.5 GB मिल रहा है तो परजीवी प्रपोषण हो गया। भग बालक देख इधर, समझो। परजीवी प्रपोषण की अगर तुम्हारे सामने बात करें तो परजीवी प्रपोषण मतलब जो जीवित है और पर है, पर मतलब जिसके ऊपर है। तो इसका मतलब जो शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है उसे परजीवी प्रपोषण कहते हैं। जैसे हम बात करें तो तुम लोग के अभी जितने भी लड़कियां पढ़ रही हो सबके माथा में जू होता है, अक्सर लड़कों के में कम होता है। ढीला, जिसको शुद्ध हिंदी अपने बिहारी लैंग्वेज में लोग ढीला बोलते हैं ना, तो वो ढीला क्या कपाड़ में रहता है ना, है हाँ तो उसको देखो तो क्या करता है वो, हम लोग नहीं मरे, हम लोग जीवित है फिर भी हमारे ऊपर वो डिपेंडेंट है। हमारा जो भी चीज हमसे वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, हमसे वो क्या प्राप्त करता है? हमसे वो खून प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। तो परजीवी प्रपोषण क्या होता है? जो जीवित चीजों पर निर्भर होता है, जो जीवित चीज पर निर्भर होता है, या तो अंदर रहकर या तो बाहर रहकर, या तो अंदर रहकर या तो बाहर रहकर। तो मतलब अगर हम बात करें ऐसे जीव जो शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता हो, अपना पोषण प्राप्त करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे परजीवी प्रपोषण कहते हैं। उसे हम परजीवी प्रपोषण कहते हैं। तो देखो, प्राणी संपोषण समझ में आया, मृतजीवी पोषण समझ में आया, परजीवी प्रपोषण समझ में आया। वाह भैया, तो इसका मतलब अगर उदाहरण इसका दे दीजिए तो उदाहरण ले लो ना, उदाहरण ले लो जू मतलब वही ढीला। उदाहरण क्या ले लिया? जू हो गया। जोंक जो होता है, जोंक भी तो हमारे शरीर के अंदर रहता है और हम ही से पोषण प्राप्त करता है, हमरे खाना हम ही से खा लेता है और हम ही को बीमारी दे देता है। तो नमक हराम निकल गया एकदम से जोंक। चलो कोई बात नहीं, इसको भी निकालेंगे शरीर से, एक दिन सबके शरीर से जोंक निकाला जाएगा इस बोर्ड एग्जाम के बाद। चलो, तो आशा करते हैं यहाँ तक एक एक चीज को तुम लोग नोट डाउन कर लिए होगे, और नहीं किए हो तो अभी भी कर लो, और इसे पॉज करके एक एक चीज को नोट डाउन करते जाओ।
क्योंकि यही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है बालक। तो हम इसे रब करने का प्रयास करते हैं और आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि अब आइए सबसे पहली बात एक एक चीज को समझते हैं और एमीबा में पोषण को समझते हैं। आखिर ये है जो अमीबा होता है भैया, अमीबा जैसे कि अमीबा हम लोग की अगर बात करें तो हम लोग भी अमीबा की तरह ही भोजन को इंटेक करते हैं, लेकिन अमीबा का कुछ तरीका अलग है, उस तरीका को समझना है। और अमीबा में पोषण को, हम एक एक चीज को समझते जाना है। अमीबा में कुछ चीज जरूरी है और उसे समझेंगे। तो सबसे पहली बात हम लिख, आप लोग अपने अपने कॉपी में हेडिंग दे दीजिएगा, एमीबा में पोषण। अरे वाह, एमीबा में पोषण। अब एमीबा को समझना है और ड्राइंग जो मैं बनाऊंगा उसे दिमाग में नहीं लेना है, क्योंकि मेरा ड्राइंग ऑस्कर से सम्मानित है। ठीक है, तो आ जाओ समझते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं एमीबा में पोषण की, तो एमीबा को बनाना होगा। तो सब आ जाओ एक एक चीज को समझते हैं। है क्या है, हाय भैया, ये तो एमीबा है। ये क्या है, ये एमीबा है। ये क्या है, एमीबा है। और एमीबा में क्या होता है, एमीबा में ये जो देख रहे हो ना तुम, इसको कहते हैं बीच में केंद्रक। और तुम लोग भी इसको बनाते जाना एक एक चीज को बालक। एमीबा के, ये एमीबा हो गया, ये क्या है, ये एमीबा है। हाँ, एमीबा के सामने जो है जैसे ही एगो भोजन पदार्थ दिखा, ये क्या है, ये मान लेते हैं भोज्य पदार्थ है। ये क्या है, भोज्य पदार्थ है। अमीबा के सामने दिखा, अरे तो बहुत अच्छा खाना नजर आ रहा है। जैसे हम लोग को अभी, जैसे कोई मांसाहारी, तो जैसे किसी को चिकन दिख गया, वाह मुंह से पानी आने लगा। तो अमीबा को भी भोजन का पदार्थ दिखा, इसके मुंह से भी पानी आने लगा। चलो भैया, आप तो खाने का इंतजाम किया जाए। तो ये जैसे ही खाने का इंतजाम करता है, ये क्या करता है, अपना दूगो मुंह को खोलता है इस तरह से, अपना दूगो मुंह को ही खोलता है कि आ जाओ खाना, आ जाओ खाना, खाना खाना, आ जाओ खाना। ये केंद्रक हो गया। ये जो दूगो अपना मुंह को खोला, इसको हम लोग, ये जो अपना दूगो मुंह को खोला, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पादप। क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। अब पादप बोलिएगा तो नहीं समझ में आएगा, इसको हम लोग कूटपाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे वो सवाल भी है, अमीबा अपना भोजन कहाँ से पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद से पकड़ता है। तो यही ना कूटपाद है, कूटपाद मैंने उसका मुंह, और कर मुंह को क्या बोलते हैं, कर मुंह को हम लोग कूटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूटपाद, कूटपाद बोलते हैं। ये क्या किया, अपना मुंह खोला और अपना मुंह खोल के इस भोज्य पदार्थ को अपने मुंह के पास लेके आ गया। वाह, अब इसके मुंह पास आ गया। अभी बोला नहीं, अब तो हम इसको पकड़िए लिए, अब तो खाइए लेंगे इसको। अब देखो कैसे खाता है। ये क्या किया, जैसे ये, सॉरी एक चीज को तो देखते जाओ। ये क्या किया, ये जो अपना मुंह खोला था ना इसे करके, ये अपना मुंह को अब क्या करेगा, ये बंद कर लेगा। देखना, आए देखो मुंह बंद कर लिया। वाह भाई, अब तो ऑक्टोपस बना दिए। नहीं ऑक्टोपस नहीं, अमीबा है। ये क्या है, ये अमीबा है। और ई है केंद्रक। और देखो ये अपना मुंह को क्या कर लिया, बंद कर लिया। और भोज्य पदार्थ को अपने मुंह के अंदर क्या कर लिया, बंद कर लिया। और ये जो तुम जगह देख रहे हो, हाई वाला ये जगह देख रहे हो, इसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका कहते हैं। खाद्य रिक्तिका का मैंने समझ में आ रहा है, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का मैंने समझ में आ रहा है, जहां पर खाना को रखा जाए और जो खाली स्थान हो खाना को रखने वाला, उसे हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। हाँ चलो, और ये क्या है, ये तो भैया ये तो खाद्य कण ना है, यही ना खाया है। हाँ भोज्य पदार्थ, ये भी भोज्य पदार्थ, खाद्य कण बन गया है पेट में जाके। पेट में तो अभी गया नहीं, अपने अंदर ही स्टोर कर लिया। अब ये हो गया कि इसका पेट अब भरने वाला है। अब ये टेंशन में नहीं है कि अब तो हमारा पेट भरबे करेगा। अब ये क्या किया, हाई वाले जगह को खोलेगा और अंदर घुसा देगा खाना को। देखना कैसे, ऐसे किया, ऐसे करके ऐसे घुसा दिया, ऐसे करके, ऐसे तो है ये था जो था पहले इसके शरीर में। और है क्या है, ये है तुम्हारा केंद्रक। है क्या है केंद्रक है। और ई क्या क्या यहाँ पर ऐसे करके खाना को ऐसे करके घुसा लिया। अब फिर थोड़ी देर बाद खाना को क्या करेगा, ये निकाल देगा। यहाँ से खाना निकल गया, हो गया बात खत्म। निकल गया खाना, बात खत्म। अमीबा अपना भोजन कैसे किया, केंद्रक था, भोज्य पदार्थ आया, अपना मुंह को खोला कूटपाद के द्वारा, और उसके बाद खाद्य कण को अपने अंदर लिया खाद्य रिक्तिका के द्वारा, और उसके बाद टोटल काम कर लिया। तो एक एक स्टेप को ये समझते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, किस चीज को करते हैं। तो आशा करते हैं फिगर आप लोग अपने अपने कॉपी में बना लिए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो फिर से जल्दी से बनाइए स्टॉप करके, और चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज के फिर से अमीबा में पोषण को अच्छे से समझने के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अमीबा के पोषण को अब समझते हैं लिख लिख कर। एक एक चीज तो हम लिख समझाएं अपना अमीबा अपना भोजन। तो आओ एक एक चीज को देखते हैं। क्या देखते हैं? सबसे पहला कि अगर सबसे पहला स्टेप की अगर हम बात करें अमीबा में पोषण, तो आपको बोलेगा लिखने अमीबा में पोषण। तो कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले क्या करेगा? लिखना है तुम लोग को अमीबा अपना भोजन। अमीबा अपना भोजन, अमीबा अपना भोजन कूटपाद से पकड़ता है। किससे पकड़ता है? कूटपाद से पकड़ता है। हाँ भैया, भोजन तो पकड़ लिया कूटपाद से, ठीक है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? भोजन जाता है खाद्य रिक्तिका में। कहाँ जाता है? खाद्य रिक्तिका में जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, खाद्य रिक्तिका में जाने के बाद क्या होता है? खाद्य रिक्तिका याद रखना, खाद्य रिक्तिका जैसा कि तुम लोग को दिखा दिए, जहां पर खाना स्टोर रहता है, जो खाली वाला जगह रहता है ना, वो जहां पर खाना को स्टोर किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? खाद्य रिक्तिका कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, खाद्य रिक्तिका तो स्टोर हो गया। अब समझो थोड़ा सा खाद्य रिक्तिका के बारे में और आगे बढ़े तो ये खाद्य रिक्तिका पता है क्या करता है? ये खाद्य रिक्तिका जो है ना, हाँ भैया क्या करता है खाद्य रिक्तिका? तो देखो ना, समझो तो, ये जटिल जो पदार्थ होता है, जटिल पदार्थ उसको तोड़ता है। जटिल पदार्थ को किसमें तोड़ता है? तो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ देता है। अरे वाह, तो इसका तो काम बहुत बढ़िया है। खाद्य रिक्तिका की करता है भैया, तो खाद्य रिक्तिका जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ दिया। अब हम जो खाए बड़का बड़का चीज छोटकी छोटकी चीज में तोड़ दिया और छोटकी छोटकी चीज में देके हमारे शरीर में दे दिया। तो वही काम किया खाद्य रिक्तिका, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ दिया, ठीक है। और जो बचा हुआ अपच को, जो भी हम जो खाए, मतलब जो भी जो खाया, मान लो ये जो सरल पदार्थ खा लिया, अब जो बच गया, बचा हुआ अपच जो था, मतलब अपच जो पचा लिया हो तो बात खत्म, सरल पदार्थ में तोड़ के पचा लिया। अब बचा हुआ अपच जो है कोशिका जो उसके अंदर में हम लोग कोशिका देखे थे इस तरह से, कोशिका के सतह में क्या होती है? प्रवेश करती है। कोशिका के सतह में प्रवेश करती है। क्या करती है कोशिका के सतह? हाँ, तो दोस्तों हम क्या देख रहे थे कि बचा हुआ उपज जो है कोशिका की सतह में प्रवेश कर जाता है, और जैसा ही कोशिका की सतह में प्रवेश करता है वो और खाना जो भी बचा अपच खाना था उसको भी पचा लेता है। अब देखो, जैसे ही बचा हुआ खाना अपच था वो पच गया। अब है जो बचा वो क्या कर देता है? उसको निष्कासित कर देता है। जैसे कि हम लोग भी सुबह सुबह जाके निष्कासित करते हैं कि नहीं करते हैं, उसी तरह अमीबा भी निष्कासित करता है। फर्क ये रहता है कि हम लोग लोटा लेके जाते हैं, लोग लोटा लेके नहीं जा पाता, डायरेक्ट निकाल देता है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये पदार्थ शरीर को बाहर से निष्कासित कर देता है। ये पदार्थ शरीर को बाहर से निष्कासित कर देता है। क्या कर देता है? निष्कासित कर देता है। अच्छा भैया, वाह गजब। तो अमीबा में पोषण का बालक कितने प्रकार है? इतना पढ़ लो, नंबर ले आओ, बढ़िया वाला अमीबा में पोषण आ जाएगा। तो और कुछ नहीं पढ़ना है। अमीबा अपना भोजन पदार्थ या कूटपाद से पकड़ता है, उसके बाद खाद्य रिक्तिका में जाता है। खाद्य रिक्तिका क्या करती है? खाद्य रिक्तिका करती क्या है कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में स्थानांतरण करती है, स्थानांतरण करती है। अच्छा ठीक है। अब अगर आगे हम बात करें तो आगे अगर हम बात करें तो बचा हुआ खाना क्या होता है? बचा हुआ खाना, अपच खाना कोशिका की सतह में प्रवेश करती है, और बचा हुआ उपज खाना जो कोशिका में के सतह में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद क्या होती है? प्रवेश करने के बाद वो पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित करती है। जो बचा हुआ अपच खाना था, वो अपच खाना क्या हो जाता है? अपच खाना पहले कोशिका के सतह में प्रवेश करती है, और कोशिका के सतह में प्रवेश करने के बाद पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित कर देती है, और अमीबा में पोषण हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। बालक, अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन को हम समझने जा रहे हैं, और उसे ध्यान से समझिएगा और बहुत ही गौर से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम अब अपना बात करने जा रहे हैं। अपना मतलब सभी का, कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। एक टॉपिक है पैरामीशियम में पोषण, तो उसे भी करेंगे, लेकिन हम पहले क्या करते हैं? हम पहले मनुष्य में पोषण करते हैं, उसके बाद पैरामीशियम में पोषण को समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा, हाँ, तो दोस्तों हमने अभी तक अमीबा में पोषण को देखा, अमीबा में पोषण को समझा, अमीबा में पोषण को जाना।
आज हम ठीक अपने पोषण को समझेंगे, मतलब मनुष्य में पोषण को समझेंगे और मनुष्य में पोषण को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं मनुष्य में पोषण को। बालक, अगर हम मनुष्य में पोषण की बात करें तुम लोग के सामने, तो आओ एक एक चीज को समझते हैं, हम मनुष्य में पोषण को जानते हैं। अगर हम मनुष्य में पोषण की बात करें तुम लोग के सामने, तो मनुष्य में पोषण कुल 5 विधि से होता है। और सबसे पहला विधि, ये दूसरा विधि, ये तीसरा विधि, ये चौथा विधि, ये पांचवा विधि। भैया एक एक विधि को समझाइए, अच्छे से समझाइए तो आओ समझते हैं। और सबसे पहला विधि हमारा क्या है? अंतःग्रहण है। अंतःग्रहण मतलब भोजन को हम क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। इनटेक करने का मतलब खाल भोजन को अपने मुख में ले लिए। भोजन को मुख में लेने के बाद हमारा शरीर उसको क्या करने लगता है? हमारा शरीर उसको पचाने लगता है, तो उसको कहते हैं पाचन, जिसको हिंदी में कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन। और आगे अगर हम चले, तो अगर हम आगे चले तो अंतग्रहण, दूसरा पाचन, और तीसरा विधि पे जब हम जाते हैं तो हमारा शरीर पाचन कर लिया। अब एक एक कोशिका को एनर्जी चाहिए, तो एक एक कोशिका को एनर्जी चाहिए तो उसको क्या करेगा? वो अब शोषण करेगा। क्या करेगा? अब शोषण करेगा। तो अवशोषण को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब चलो आगे चलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के बाद अगर हम चले आगे, तो स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं एजिमिलेशन। क्या कहते हैं? एजिमिलेशन कहते हैं। और आगे चले अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बाद अगर हम जाएं, तो स्वांगीकरण के बाद होता है बाह्य निक्षेपण। बाह्य क्षेपण, बाह्य क्षेपण। अब देखो समझो थोड़ा सा, हम भोजन को खाए, भोजन को खाने के बाद हमारा शरीर उसको पचाना शुरू किया तो पाचन हुआ। पाचन के बाद एक एक कोशिका को एनर्जी चाहिए तो खाना को अवशोषित किया। अवशोषित करने के बाद सभी को न चाहिए तो एक एक जगह पर पहुंचाया, जिसको हम एजिमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। उसके बाद शरीर से जो अनपच चीज था हम उसको गुदा के द्वारा क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक एक चीज आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलो आगे एक एक चीज को, एक एक बढ़िया तरीका से एक एक चीज को हम समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आओ अब एक एक चीज को देखते हैं। तो आशा करते हैं यहां तक तुम लोग नोट डाउन कर लिए होगे। अब अगर नोट डाउन नहीं किए होगे तो कर लो और आगे चलो और एक एक चीज को समझो। देखो सबसे पहली बात, हमारे शरीर में अगर हम शुरू करें, हम अपना शरीर, हम ना खाना कहाँ से? मुख गुहा से शुरू करते हैं। और मुख गुहा से, यहीं से हमारा आहार नाल शुरू होता है। और आहार नाल की अगर हम चर्चा करें तो हमारा मुख से लेके गुदा तक जो पाइप रहता है उसे हम आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल से जितने भी पाचन अव्यय हमारे जुड़े हुए हैं, जैसे हम यकृत की बात करें, किडनी की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन, दीर्घ धर्म की बात करें, लघु धर्म की बात करें, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है और ये सब पाचन अवयव है, इसलिए हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि तंत्र काहे कहते हैं भैया इसको? तंत्र माने होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब पता है क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है जब भी एक एक चीज जुड़ा हुआ रहता है किसी एक चीज से, उसे हम सिस्टम कहते हैं। जैसे हम बात करें तुमको तो पीसी को, लैपटॉप या पीसी को या पर्सनल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर होता है उसको हम सिस्टम कहते हैं। काहे सिस्टम कहते हैं पता है तुमको? क्योंकि उसमें बहुत सारा अव्यय जो है एक साथ जुड़ा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी बहुत सारे पाचन अव्यय जुड़े हुए हैं, इसलिए उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। और आहार नाल की अगर हम चर्चा करें तो आहार नाल हमारे शरीर में सबसे बड़ा नाल है, सबसे बड़ा पाइप है, जो कि मुख गुहा से गुदा तक जुड़ा हुआ रहता है। तो आहार नाल से अगर हम चर्चा करें तो आहार नाल की बात करें तो आहार नाल मुख गुहा से गुदा तक जुड़ा हुआ रहता है। कहां तक? गुदा तक जुड़ा रहता है। कहां तक जुड़ा रहता है? गुदा तक जुड़ा रहता है। अच्छा भैया, अब चलो तो हम एक एक चीज को एक एक तरीका से, एक एक अच्छे से स्टेप से सीखेंगे, फिर एक एक अव्य के बारे में, एक एक पाचन अव्य के बारे में समझेंगे। यकृत किसको कहते हैं, किडनी क्या करता है, उत्सर्जन प्रणाली, फलना चिलना, एक एक चीज का क्या है, एक एक चीज को समझेंगे। तो सबसे पहला एक चीज याद रखना, हमारा जो खाना, अब देखो खाना तो खाते हैं, खाना जब हम खाते हैं तो कहाँ हमारा खाना जाता है? खाना हमारा मुख से शुरू होता है। तो हम लोग खाना लिए, है देखो मुख से खाना को शुरू कर दिए, मुख से खा लिए। तो खाना हम लोग, मुख क्या करता है? भोजन का अंतः ग्रहण करता है। क्या करता है? भोजन का अंतः ग्रहण करता है।
जिस तरह अमीबा अपना अंतर ग्रहण किसके द्वारा करता है, कूटपाद के द्वारा करता है, तो हम लोग अपना भोजन मुख से करते हैं। अब देखो खाना जैसे ही मुख के पास पहुंचा, दांत तैयार रहता है तो अपना धार को तैयार करके आओ ना, देख लेते हैं कितना बड़ा चीज तुम लेके आए हो, बड़ा का तोप है तुम क्या, आओ देखते हैं तुमको। तो खाना जैसे आया, बस चबा के उसको एकदम छोटा छोटा पीस में तोड़ के रख दिया। बड़का बड़का कोर लेता है, कब थोड़ा अच्छा खाने में होगा, है देखो बड़का कोर लिया, खा लिया, चबा के उसको एकदम है भित्ती भित्ती का कर देता है। तो दांत क्या करता है, दांत करता है बड़ा बड़ा चीज को छोटे छोटे चीज में तोड़ता है। तो सिंपल अगर हम बात करें, दांत क्या करता है, हाई जो भोजन खाए, भोजन को क्या करता है, चबाता है, भोजन को क्या करता है, चबाता है। दांत के बाद अगर हम बात करें, तो दांत के बाद भोजन हमारा कहाँ जाता है, जिह्वा के पास जाता है, जी के पास जाता है हमारा भोजन। अरे जी के पास गया, जीभ भी तैयार है, यहाँ न देखते हैं तुमको कितना दम हो गया है। अरे तो बड़का बड़का चीज को तो मेरा मालिक तोड़िए दिया है, मालिक आप देख लीजिएगा कि बड़का बड़का चीज आएगा आप तोड़ दीजिए। अब जैसे देखो तुम लोग कहीं बर्थडे में जाते हो, तो बर्थडे में जाने के साथ तुम कैडबरी सेलिब्रेशन दे देते हो कि है लीजिए कैडबरी सेलिब्रेशन, कैडबरी सेलिब्रेशन ऐसे थोड़ी देते, पैक करा के देते हो, लगे दूसरा के अरे कुछ ना कुछ लेके आया बड़ा चीज, और खोदा पहाड़ निकला कैडबरी सेलिब्रेशन। तो उसी तरह यहाँ पर दांत क्या करता है, दांत बड़का बड़का चीज को तोड़ देता है, और जिह्वा गिफ्ट करता है हमारे अंदर भेजने के लिए कि अब हम गिफ्ट करेंगे, और गिफ्ट करता है तो पैक करके देता है। कैसे करता है, पैक करके। तो पैक कैसे करता है, तो हमारे शरीर से लार निकलता है। लार पता है क्या होता है, जैसे इमली देख लिया, पानी निकलने लगता है, वो पानी नहीं है बबुआ, वो लार है। और जिह्वा क्या करता है, जिह्वा जो है पैक करता है, जो खाना चबा के जो भेजता है ना, जिह्वा उसको एकदम घुमा फिरा के उसमें पैक कर देता है। क्या कर देता है, पैक कर देता है। तो लार से भोजन को क्या करता है, भोजन को मिक्स करता है। लार से भोजन को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। तो जिह्वा में क्या रहता है, जिह्वा में होता है लार ग्रंथि। क्या होता है, ग्रंथि। अब आपके मन में आएगा भैया ये ग्रंथि क्या, बड़ी सुनते ग्रंथि ग्रंथि ग्रंथि। अरे ग्रंथि कुछ नहीं है, हमारे जीव में कोशिका पाया जाता है, और कोशिका को ही ग्रंथि कहते हैं। और ग्रंथि क्या करता है, ग्रंथि रस को निकालता है, जिस तरह हमारे मुंह से लार निकलता है, लार निकलता है ना। अरे देखो पानी ऐसे करके इमली ले तो मेरे मुंह से भी पानी निकलने लगेगा, अभी तुम लोग के मुंह से भी पानी निकलना, अभी निकल रहा है मुंह से पानी इमली का नाम सुनते ही। तो देखो उसी प्रकार लार ग्रंथि क्या करता है, रस को स्रावित करता है, रस को निकालता है। तो लार ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, याद रखना, लार रस करता है। लार रस भोजन को मिक्स करता है। देखो भोजन को मिक्स करने का कारण क्या है, अगर जीभ ना रहे तो रस निकलेगा नहीं, लार रस निकलेगा नहीं। और लार रस नहीं, जैसे खाना खाएं, चबा दिए, चबाने के बाद दांत तो चिबाइबे करेगा, दांत चिबा के भेजेगा, कंठे में जाके फंस जाएगा, अब तुम बोकने लगे, करने लगेगा, तो अब अंदर जाएगा तब तो नहीं ना जाएगा अंदर। काहे, देखो उसको चाहिए, वो क्या होता है, भोजन पदार्थ में कड़ा रहता है, वो तो अंदर जाएगा नहीं। तो लार उसमें मिल रहता है, पानी एकदम एकदम मस्त सा, एकदम चिपचिपा माहौल रहता है अंदर में। और जब चिपचिपा माहौल मस्त सा रहेगा तो अंदर खाना को भेज देता है, और आसानी से वो चिप 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 करते 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 हमारा शरीर में प्रवेश कर जाता है खाना। तो ठीक उसी प्रकार लार रस का काम क्या है, आसानी से जा सके खाना हमारे शरीर में फूड पाइप के द्वारा, इसलिए उसमें लार को मिक्स करता है। अब दूसरा तरीका, दूसरा स्टेप पे आते हैं। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा खाना तैयार है नीचे जाने के लिए। तो हमारा खाना, याद रखना, खाना जाता है नीचे भोजन ग्रासिका के द्वारा। किसके द्वारा, भोजन ग्रासिका के द्वारा हमारा खाना जाता है। अब देखो समझो भोजन ग्रासिका क्या होता है। भोजन ग्रासिका का मतलब भोजन का नाली, जहां से भोजन ऐसे करके जाएगा उसको कहते हैं भोजन का नाली। की कहते हैं बालक, भोजन का नाली कहते हैं। तो भोजन ग्रासिका के द्वारा हमारा भोजन क्या करता है, शरीर में जाता है। ठीक है, तो याद रखना, मुख से, हमारा मुंह से शुरू होता है, मुख से अमाशय तक। कहां तक, अमाशय मतलब जानता है ना, अमाशय मतलब होता है पेट। क्या होता है, पेट। और मुख से अमाशय तक नली रहता है, मुख से अमाशय तक नली होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, भोजन ग्रासिका कहते हैं। तो मुख से अमाशय तक जो नली होता है उसको क्या कहते हैं, हम उसको भोजन ग्रासिका कहते हैं। उसको हम भोजन ग्रासिका इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भोजन को लेके जाता है, कहां तक, पेट तक लेके जाता है। देखो अब हमारे शरीर में ऐसे करके वो पाइप रहता है, मतलब मुख से, मान लो यहाँ पर हमारा मुंह है,
इस तरह से, और ये मुंह से यहाँ से पाइप रहता है और ये पाइप हमारा स्टमक तक, हमारे पेट तक जाता है, इस तरह से समझना। तो हाई पाइप में हमारा खाना आया, तो ये खाना याद रखना हमारे शरीर में जाता कैसे, ये खाना याद रखना हमारे शरीर में क्रमानुकुंचक गति करके जाता है, क्रमानुकुंचक गति करके जाता है। कौन सा गति करके जाता है? क्रमानुकुंचक गति करके जाता है। अब ये भैया क्रमानुकुंचक गति होता क्या है? इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सॉरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, स्टालिटिक मूवमेंट कहते हैं। समझना थोड़ा सा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं किसको, क्रमानुकुंचक गति कहते हैं किसको, देखो समझना थोड़ा सा इस चीज को। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरह से पाइप है, ये हमारा क्या है? पाइप है। ये जो पाइप तुमको नजर आ रहा है, ये देखो जैसे जब सपोज यहाँ पे पाइप है, खाना ये बीच में है, यहाँ पर समझना। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके हमारा जो, ये मान लो ये कौन सा पाइप है? ये फूड पाइप है। फूड पाइप माने भोजन ग्रासिका है, और खाना है बीच में है यहाँ पर। बस ये क्या करेगा, ऐसे करके यहाँ पर इसको दबा देगा। तो ये आगे यहाँ पर देख समझते जाना। मान लो कि फूड पाइप है, इस तरह से समझना क्रमानुकुंचक गति क्या होता है। और हाई देखो, हाई खाना यहाँ पर क्या है? फसल है। ये फूड पाइप को क्या करेगा, इसको तो आगे जाना है अमाशय तक, तो अमाशय तक जाना, कैसे आगे जाएगा? तो ई क्या करेगा, ई जो यहाँ पर स्पेस है इसको दबा देगा, इस तरह से इसको ऐसे करके ई दबा देगा। ई दबाएगा तो ई क्या होगा, यहाँ से ऐसे फैलेगा, ई फैलेगा पाइप और आगे बढ़ेगा, और फिर आगे बढ़ के यहाँ पर आएगा, और फिर उसी तरह इसको यहाँ पर पाइप को क्या कर देगा, दबा देगा। फिर इस तरह से ये पाइप यहाँ पर ऐसे करके दब गया, आगे मुंह खुल गया, और उसी दबना और खुलना को हम क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचक, मतलब एक जगह क्रमानुसार फूलेगा पचकेगा, तो क्रमानुकुंचक गति करके हमारे शरीर में वो क्या करता है? पहुंच जाता है। और क्रमानुकुंचक गति सिर्फ और सिर्फ लार रसे के कारण, लार रस नहीं होगा तो क्रमानुकुंचक गति हो ही नहीं पाएगा। तभी ना लार इसमें मिक्स रहेगा तो स्लिप करते करते चल जाए, तो हो गया बात खत्म। भोजन ग्रासिका यही है। अब देखो, भोजन ग्रासिका क्रमानुकुंचक गति के द्वारा क्या करता है? हमारा मुख से अमाशय तक भोजन को लेके चल जाता है। अब चलो अमाशय तक तो पहुंच गया, अमाशय तक पहुंच गया। अब आते हैं एक एक चीज, अमाशय के काम को समझते हैं। अब अमाशय क्या करता है, एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। आओ बालक, अमाशय को सीखते हैं, अमाशय को जानते हैं। तीसरा स्टेप में हमारा खाना पहुंच जाता है कहां पर? तीसरा स्टेप में अगर हम अपने खाने को बात करें तो तीसरा स्टेप में हमारा पहुंच जाता है खाना अमाशय के पास पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? अमाशय पास पहुंच जाता है। अमाशय, अमाशय माने क्या? अमाशय माने शुद्ध हिंदी में बात करें तो पेट भाई। जो दिख रहा है हमारा, ये क्या है? अमाशय है, पेट है। ये जो बाहर का जो सरफेस, ये जो तुमको बाहर का सरफेस, यहाँ पर जो बाहर जो हमको पेट रहता है हमारा, इसको कहते हैं उदर। क्या कहते हैं? उदर कहते हैं। जैसे गणेश जी को हम लोग लंबोदर कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका लंबा है उदर, जिसका उसको लंबोदर कहते हैं। तो बाहरी सरफेस को उदर और अंदरी सरफेस को अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। ठीक है। अब अमाशय में देखो कैसे कैसे खाना पचता है, एक एक चीज को जानते हैं। अमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथि। क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि। अभी हम फुल डिटेल में नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कैसे कैसे होता है, एक आइडिया होगा तुम लोग को कैसे कैसे हमारा खाना जा रहा है, एक एक स्टेप में सीख रहे हैं। अमाशय में क्या होता है? जठर ग्रंथि होता है। ग्रंथि जो रस को स्रावित करता है उसे हम क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। तो सिंपल एक चीज हमेशा याद रखना, हमारा शरीर तीन ही चीज का पाचन करता है। पहला प्रोटीन, दूसरा वसा और तीसरा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। बाकी बात चीज को, जैसे पानी की बात करें, भैया पानी तो पचता है नहीं, पानी को अवशोषित किया जाता है। विटामिन भी तो पचता है नहीं, विटामिन को अवशोषित किया जाता है। भैया कैल्शियम, कैल्शियम को भी अवशोषित किया जाता है। लेकिन तीन ही चीज को हमारा शरीर पचाने में हर इतना प्रक्रिया कर देता है, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और वसा को। तो आओ, जठर ग्रंथि में 3 गो रस स्रावित करता है। 3 तरह का रस को क्या करता है? स्रावित करता है। और तीनों रस क्या क्या करता है, एक चीज को जानते हैं। ठीक है। देखो, जठर ग्रंथि सबसे पहले पेप्सिन एंजाइम को निकालता है। अब बोलेगा एंजाइम क्या होता है? एंजाइम माने वही समझो रस होता है, एक तरह का जल जो कि रस के रूप में रहता है, उसे हम पेप्सिन कहते हैं। उसके बाद बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकालता है। उसके बाद अगर हम तीसरा बात करें तो श्लेष्मा।
क्या कहते हैं, श्लेष्मा। क्या होता है, श्लेष्मा। तो 3 तरह का ग्रंथि पाया जाता है, वो जठर ग्रंथि पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन ग्रंथि पेप्सिन एंजाइम निकालता है, उसके बाद HCl निकालता है, उसके बाद श्लेष्मा नाम का एंजाइम को निकालता है। अब एक एक एंजाइम का काम क्या है, एक एक रस का काम क्या है, एक एक रस के काम को समझते हैं। हमारा खाना, अब एंजाइम, हमारा खाना कहाँ पहुंच चुका है, अमाशय में। अमाशय में खाना पहुंचने के बाद अमाशय का काम है कि अब चलो काम करना शुरू करो। काम कैसे करेगा, हमारा शरीर जठर ग्रंथि को निकालेगा। जठर ग्रंथि में 3 तरह का रस पाया जाता है अमाशय में, पेप्सिन, HCl, श्लेष्मा। अब और एक चीज को समझते हैं, पेप्सिन के बारे में देखते हैं, पेप्सिन क्या कहता है। पेप्सिन को समझना, पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन कुछ नहीं है, एक तरह का पाचक एंजाइम है। क्या है, पाचक एंजाइम है। एंजाइम माने जैसा कि हम तुमको बताएं रस होता है, पाचक एंजाइम है। और ये क्या करता है पता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। पेप्सिन का मतलब प्रोटीन का पाचन। अब देखो उसके बाद HCl क्या करता है, भैया हमारा पेट में एसिड रहता है, तो अरे भैया हम तो एसिड पीते हैं तो हमारा शरीर, हमारा एसिड को छूते हैं तो हमारा शरीर जला देता है, तो हमारा पेटे में, अमाशय में HCl पाया जा रहा है। तो भैया तेरा काम का है, जल्दी से बताइए। तो देखो इसका काम समझना, HCl का काम है ये प्रोटीन को आसानी से पचने देना। मतलब क्या, अम्लता माध्यम को तैयार करना, मतलब इसमें अम्ल का माध्यम को देना। प्रोटीन में क्या करना, अम्लता माध्यम को देना, ठीक है। और ताकि इस पेप्सिन को मदद करे, इस पेप्सिन को क्या करे, मदद करे किसमें चेंज करने के लिए, प्रोटीन में का पाचन करने के लिए। क्या करने के लिए, प्रोटीन का पाचन करने के लिए। फिर से समझो, HCl का काम है अम्लता को तैयार करना। HCl तो एसिड ही है, एसिड माने अम्ल होता है, तो अम्लता को तैयार करेगा, तो दूसरा चीज तो करेगा नहीं। तो अम्लता को तैयार करना किसका काम है, HCl का काम है। अम्लता को तो तैयार कर लेगा। अम्लता को तैयार करने क्यों करता है, अम्लता को तैयार, क्योंकि ये पेप्सिन को क्या करता है, मदद करता है। किसका मदद करता है, पेप्सिन को मदद करता है। एक एक चीज को समझना, अम्लता तैयार करता है। अम्लता क्यों तैयार करता है, पेप्सिन को मदद करता है। पेप्सिन को क्यों मदद करता है, ताकि वो प्रोटीन का क्या कर सके, पाचन कर सके, प्रोटीन का पाचन कर सके, ठीक है। अब देखो श्लेष्मा, श्लेष्मा क्या है, श्लेष्मा अमाशय का सबसे अंतिम स्तर है। मतलब अंतिम स्तर, मतलब सबसे अंतिम जो स्तर होता है वो श्लेष्मा होता है। क्या है, अंतिम स्तर। अंतिम स्तर की बात करें तो भैया हेकर काम क्या है, श्लेष्मा कहीं झूठो तो नहीं है कहीं, हालांकि एक भी चीज हमारे शरीर में भगवान झूठ मूठ का नहीं दिया। श्लेष्मा क्या होता है, HCl से हमारे पेट को बचाता है, HCl से पेट को बचाता है। कहीं अब देखो एसिड है, एसिड तो शरीर को बर्बाद करता है, छूने से हाथ जला देता है। तो इस श्लेष्मा क्या करता है, HCl एसिड से हमारे शरीर को बचाता है। तो पेप्सिन पाचक एंजाइम, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन के पाचन में कौन सहायता करता है, HCl काम करता है। HCl को कौन, HCl से कौन बचाता है, श्लेष्मा बचाता है। तो अमाशय तक तो हमने एक चीज को समझ ली है कि नहीं, हाँ एक अमाशय तक तो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, अब हम समझते हैं चौथा स्टेप। और जो चौथा स्टेप है हमारा, जिसे हम क्षुद्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्रांत। और समझते हैं क्षुद्रांत किसे कहते हैं, क्षुद्र आंत्र मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं किस तरह से सिर्फ मतलब किस तरह से पाचन हो रहा है। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्षुद्रांत्र में खाना पहुंचा, शुद्ध आंत्र में खाना पहुंचा। शुद्ध आंत्र को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। बालक समझो थोड़ा सा, देखो कोई बड़ा चीज नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन या शुद्ध आंत्र, कुछ बड़ा स्टेप नहीं। खाना को खाए मुख से, मुख से फूड पाइप में, जो फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप को भोजन राशिका, भोजन राशिका से अमाशय, अमाशय से अब खाना किसको सौंप दिया जाएगा, क्षुद्रांत्र को सौंप दिया जाएगा। कैसे जाता है, किस माध्यम से जाता है, किस तरह बन के जाता है, वो हम समझेंगे, एक एक स्टेप को जानेंगे। लेकिन अभी सिर्फ समझ रहे हैं कैसे पच रहा है खाना। तो क्षुद्रांत पे आते हैं, क्षुद्रांत में आए तो क्षुद्रांत क्या करता है, खाना पहुंच गया क्षुद्रांत में, क्षुद्रांत में मौजूद होता है आंत रस।
क्या मौजूद होता है? आंत है, ये तो छोटी आंत ना है, और इस छोटी आंत में क्या मौजूद रहता है? छोटी आंत में मौजूद होता है रस, और उस रस को क्या करते हैं? आंत रस कहते हैं। आंत रस जो है क्या काम करता है समझना। आंत रस, आंत रस सबसे पहले एक एक चीज को देखते जाना। हमारा शरीर जो का हमारा शरीर तीन ही चीज को पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो याद रखना एक चीज को, हमारा शरीर जैसे कार्बोहाइड्रेट देखो, हाय देखो कार्बोहाइड्रेट आया 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 आया, कार्बोहाइड्रेट, हाय देखो वसा आया वसा आया, हाय देखो पाचन है सॉरी, हाय देखो प्रोटीन आया। अरे बाप रे, तीनों चीज आ गया आंतरस में। तो कार्बोहाइड्रेट को याद रखना, आंतरस क्या करता है? ग्लूकोज में चेंज कर देता है। आओ ना देख लेते हैं कितना पावर है, बस ग्लूकोज में चेंज कर दिया। वसा को याद रखना, वसा को हमारा ग्लिसरॉल में, वसा सरल, अगर बात करें वसा अम्ल में, वसा अम्ल, वसा अम्ल जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल कहते हैं। तो एक एक चीज को समझेंगे, क्या होता है ग्लूकोज? ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रदान करता है। वसा को ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया। और प्रोटीन को याद रखना, एमिनो अम्ल में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया? एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। तो आओ फिर से समझते हैं। क्षुद्रांत्र में खाना आया, क्षुद्रांत्र में, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ई आंत रस को जैसे खाना आया बस स्प्रे छीटने लगा, स्प्रे छीट दिया। स्प्रे छीटने के बाद क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को जैसे देखा बस स्प्रे छीटा, छू, बस छू करके कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज कर दिया? ग्लूकोज में चेंज कर दिया। वसा में छू बनता है, बस वसा को ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया। प्रोटीन छू, बस एमिनो अम्ल में चेंज कर दिया। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज कर दिया। अब होता क्या है देखो, समझते जाना एक एक चीज को, और एक एक चीज को आगे बढ़ना। इस सबसे पहला स्टेप क्षुद्रांत्र में जाने के बाद अगर हम बात करें सबसे पहला स्टेप, तो ये आंतरस हमारा काम कर देता है। क्षुद्रांत्र में जाने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप को समझना। दूसरा स्टेप अब काम आता है यकृत का। यकृत माने पता होगा तुम लोग को, यकृत माने होता है लीवर। यकृत और अग्नाशय से हमको क्या होता है? हमको स्त्रावित एक रस मिलता है। ठीक है, याद रखना, याद रखना। यकृत माने होता है लीवर। यकृत माने क्या होता है? लीवर। एक एक चीज को आगे समझाएंगे, यकृत कैसे कैसे क्या करता है, अभी समझते जाना। यकृत और अग्नाशय से, अग्नाशय मतलब होता है पैनक्रियाज, उसको भी समझाएंगे, एक एक चीज को हम बोल नहीं रहे, छोड़ेंगे। यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय से रस को प्राप्त करता है, स्त्रावन को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? देखो, क्षुद्रांत पहले अपना काम कर लिया। अपना काम क्या कि छू मंत्र से, जादू से चेंज कर दिया। अब इस सब को जो चेंज किया, इस सब में भी कुछ ना कुछ काम करता है। वो काम करने के लिए दूसरा रस चाहिए। अब दूसरा रस लेगा कहां से? तो दूसरा रस लेता है यकृत से और अग्नाशय से। यकृत माने लीवर, और अग्नाशय मतलब होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज तो लीवर से या पैनक्रियाज से कुछ रस लेता है, बोलता है भैया हमको रस दीजिएगा, आप कुछ 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 रस दीजिएगा। तो यकृत बोलता है, अग्नाशय बोलता है हाँ हम दे देंगे। किसको बोलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलता है हाँ हम दे देंगे। तो क्या देता है? याद रखना एक चीज को, यकृत से ना बोलता है यकृत भैया आप हमको पित्त रस दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? पित्त रस दे दीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पित्त रस क्या करता है? पित्त रस जो होता है, पित्त रस जो होता है, पित्त रस अगर हम बात करें पित्त रस की, तो पित्त रस पित्त लवण में चेंज कर देता है। क्या कर देता है? वसा को क्या कर देता है? वसा को पित्त लवण में चेंज कर देता है। अभी समझेंगे पित्त रस क्या होता है। पित्त रस में पित्त लवण मौजूद होता है। पित्त रस पित्त लवण में चेंज करता है। अभी समझ, अभी कुछ तुमको दिमाग नहीं लगाना है किसी चीज को। यकृत से क्या मांगता है? पित्त रस मांगता है। अभी इतना याद रखो, ठीक है। ये क्या करता है पित्त रस समझना, वसा को ना, वसा, वसा को वसा में चेंज करता है। अरे भैया हाय क्या कर दिया। यकृत से पित्त रस, पित्त रस में क्या मौजूद होता है? पित्त लवण मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? पित्त लवण मतलब पित्त सॉल्ट। पित्त सॉल्ट मतलब क्या? पित्त सॉल्ट। पित्त सॉल्ट वसा को वसा में चेंज करता है। याद रखना, वसा जो हमारे पास होता है वो बड़ा गोलिकाय होता है। गोलिकाय होता है, बड़ा गोलिकाय होता है, गोलिकाय होता है। लेकिन ई जो वसा में पित्त लवण को डालने से, जैसे ही इसमें देखो हुआ क्या, ई वसा वसा अम्ल में चेंज हो गया है। ई वसा वसा अम्ल में चेंज हो गया है। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ कि ना?
ई वसा वसा अम्ल में चेंज हो गया, बड़का वाला वसा वसा अम्ल में, बड़ा वाला वसा अम्ल में चेंज हो गया। यकृत से रस को मांगता है, यकृत भैया आप हमको रस दीजिए, यकृत भैया इसको रस दे दिया। यकृत भैया इसको जैसे ही रस दिया, ये जो बड़का वसा अम्ल था बड़ा गोलिकाय, उसको छोटा वाला गोलिकाय में चेंज कर देता है, छोटा गोलिकाय में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। अब देखो यहां तक तो तुम लोग नोट डाउन कर लो, आगे देखो। अब आ जाओ तीसरा स्टेप को समझते हैं। तीसरा स्टेप या इसी में समझते हैं। यकृत हुआ, दूसरा ए यकृत से क्या, ए अगर बात करें यकृत से क्या मांगा, पितरस, पितरस पित्त लवण मौजूद होता है, पित्त लवण वसा को वसा में चेंज करता है, लेकिन बड़ा गोलिकाय वसा को छोटा गोलिकाय में चेंज कर देता है। आगे बढ़ते हैं तो बी नंबर की अगर हम बात करते हैं तो बी नंबर क्या बोलता है बालक, बी नंबर हमें यह कहता है कि अब अग्नाशय से कुछ मांगेगा। अग्नाशय से क्या मांगता है याद रखना, अब अग्नाशय का सबसे बड़ा रोल है। अग्नाशय, अग्नाशय से 3 तरह का रस मांगता है हमको। आप 3 तरह का रस दीजिए, कौन कौन सा रस लेगा बाबू, तो आप हमको एमिलेज दीजिए, आप हमको ट्रिप्सिन दीजिए, आप हमको लाइपेज दीजिए। 3 तरह का प्रोटीन दीजिए, आप एमाइलेज दीजिए, ट्रिप्सिन दीजिए, हम और लाइपेज दीजिए। तो अग्नाशय कितने तरीका का रस देता है और किसको देता है, तो याद रखना क्षुद्रांत्र को देता है। कितने तरीका का, 3 तरीका का। सबसे पहला एमिलेज एंजाइम, इसको क्या कहते हैं, एमिलेज एंजाइम कहते हैं, एमिलेज एंजाइम। दूसरा पेप्सिन एंजाइम, क्या कहते हैं, सॉरी ट्रिप्सिन, क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम कहते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम कहते हैं। और अगला अगर हम बात करें तो अगला होता है लाइपेज, क्या होता है, लाइपेज होता है। तो एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, और तीनों का कुछ ना कुछ अलग काम होगा। जिस प्रकार से यहाँ पहला क्षुद्रांत अपना काम किया, आतरस को पहला ही इसका जो था, इससे जो संभव था ये अपना करके निकल गया, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। अब इससे ये सब चेंज नहीं हो रहा था, तो ये क्या करता है, यकृत और अग्नाशय से मांगता है। तो यकृत से मांगने के बाद पितरस मांगा, पितरस में पित्त लवण, वसा को वसा में, लेकिन बड़ा गोलिकाय को छोटा में। पेनक्रियास से मांगा कि हमको भी अब कुछ ना कुछ पचाना है, तो एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ही दे दिया। एमिलेज क्या करता है याद रखना, एमिलेज जो है स्टार्च जो हमारे भोजन में मौजूद होता है, स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है। स्टार्च को ग्लूकोज में कौन चेंज करता है, एमिलेज करता है। समझ में आ रहा है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन याद रखना प्रोटीन को, किसको, प्रोटीन को, प्रोटीन जो होता है उसको याद रखना पेप्टोन में चेंज करता है। किसको चेंज करता है, किसमें चेंज करता है, पेप्टोन्स में चेंज करता है। तो स्टार्च को ग्लूकोज में कौन चेंज करता है, एमिलेज चेंज करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन चेंज करता है, ट्रिप्सिन करता है। और लाइपेज क्या करता है भैया, वसा को वसा अम्ल में चेंज करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसा अम्ल में चेंज कर देता है। अब यहां तक तो हमारा प्रोसेस हो गया, वाह, वहां तक तो हमारा प्रोसेस हो गया। अब ये सब जो हो गया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, अब तीसरा स्टेप में क्या होता है, तीसरा स्टेप में हमारा जो होता है दीर्घ रोम में हमारा खाना पहुंच जाता है। ये सब जितना भी चीज पचा ना, पचा कहने का मतलब कौन पचाया, ये पचाया क्षुद्रांत। क्षुद्रांत कैसे कैसे पचाया, पचाया आंतरस से, आंतरस से 3 तरह का रस निकाल के परिवर्तित कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज से, वसा को वसा में, प्रोटीन को। अब इससे जो संभव था 3 चीज कर लिया, नहीं संभव था तो यकृत और अग्नाशय से मांगा, यकृत से पितरस मांगा, पितरस से पित्त लवण, वसा को वसा में। फिर अग्नाशय से 3 तरह का एंजाइम मांगा, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज जैसे खाना में मौजूद था स्टार्च, स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर दिया। ट्रिप्सिन को, ट्रिप्सिन क्या किया, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर दिया। लाइपेज क्या किया, वसा को वसा में चेंज कर दिया। तीसरा स्टेप समझना, हमारा खाना अब दीर्घ रोम में जाता है। दीर्घ रोम कहते हैं भिल्ली, भिल्ली कहते हैं, जिसको हम झिल्ली भी कह सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा स्पेस रहता है, जगह रहता है, और ये खाना को क्या करता है, अवशोषित करता है। खाना को क्या करता है, अवशोषित करता है, खींचता है। आ जाओ बबुआ, आप खींचा जाए तुमको, बहुत तुम पच लिया। खाना अवशोषित हो गया हमारा। खाना जब अवशोषित हो गया तो अब खाना जाता है बृहद आंत्र में। कहा जाता है, बृहद आंत्र में। तो आशा करते हैं यहां तक तुम लोग नोट डाउन कर लिया होगा, और जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अब हम आगे चलते हैं, 5वां स्टेप पे चलते हैं, 5वां स्टेप को जानते हैं।
पांचवा स्टेज पे हमारा बृहद आंत्र। बृहद आंत्र को समझिएगा, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई ज्यादा रोल नहीं है, सिंपल याद रखना। जल का अवशोषण करना, हमारे शरीर में जल को खींच के बृहद आंत्र रखता है। क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। इसका अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है। और जो भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ भोज्य पदार्थ जो अपज है, जो अपज है, उसको गुदा द्वारा निष्कासित करता है। किसके द्वारा? गुदा द्वारा निष्कासित करता है। किसके द्वारा निष्कासित करता है? तो याद रखना, गुदा के द्वारा निष्कासित करता है। तो यहां तक हमारा खाना पूरी तरीका से पच के बाहर निकल गया। और किस किस तरह से किस किस एंजाइम का काम कहां पर क्या आया, एक एक चीज को आप समझे होंगे। तो आशा करते हैं आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्लास, लास्ट क्लास, उस क्लास में हम लोग एक एक चीज को डीपली समझेंगे। आहार नाल किसको कहते हैं, यकृत किसे कहते हैं, पेनक्रियाज किसे कहते हैं, पेनक्रियाज में क्या क्या होता है, कैसे कैसे दांत में क्या क्या होता है, जीभ में क्या क्या होता है, एक एक चीज को हम समझेंगे। तो आज के लिए आशा करते हैं आपको इस क्लास में समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। तो जय हिंद।